हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन तमिल हॉरर मूवी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत कोलीमलाई के जंगलों से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम राम है। वो दोनों जंगल में घूमने आए थे, तो वहीं उसकी पत्नी राम से पूछती है कि तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टियां कैसे मिल जाती हैं घूमने के लिए। तो राम बोलता है कि मैं जो भी बहाने अपने मैनेजर से बताता हूँ, वो आंखें बंद करके मेरी बातों पर विश्वास कर लेता है और इस तरह से मुझे हर हफ्ते घूमने के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं। अब शाम हो रही थी, तो वो दोनों अपना टेंट लगाते हैं और टेंट के बगल में आग जलाकर बैठकर बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं। लेकिन जब आग की लकड़ी खत्म हो जाती है तो राम अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाता है। थोड़ा ही आगे जाने पर राम को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है जिसकी एक मोटी डाली सूख चुकी थी। तो राम सोचता है अगर ये डाली तोड़ लूंगा तो पूरी रात लकड़ी की कमी नहीं होगी। जब वो पेड़ के पास पहुंचता है तभी उसके पैरों से कुछ टकराता है और नीचे झुककर देखता है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा त्रिशूल मिलता है और उस त्रिशूल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से वो उसी पेड़ के पास पड़ा हो। लेकिन राम त्रिशूल को साइड में फेंक कर आगे बढ़ता है। जब वो डाली को काटने की कोशिश करता है तो जल्दी डाली कटती नहीं, तो राम उसे तोड़ने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद वो डाली टूट जाती है, तो देखता है डाली के आखिरी छोर में एक मोटी सी लोहे की कील होती है। अभी राम को कुछ समझ आता इसके पहले वो देखता है जिस पेड़ से उसने डाली तोड़ी थी उसका तना फटने लगता है और तने के बीच से एक काला सा पुतला बाहर आता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। और थोड़ी ही देर बाद राम को महसूस होता है कि वो बोल नहीं पा रहा है। वो चीखने की कोशिश करता है अपनी वाइफ को बुलाने के लिए, लेकिन उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती और अब उसे कोई अनजान शक्ति दिखती है जिससे डरकर वो भागता है। आगे जाकर राम गिर जाता है और उसके बाद हम देखते हैं राम वहीं मारा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब राम काफी देर तक कैंप में वापस नहीं आता तो उसकी वाइफ उसको ढूंढने के लिए आगे जाती है। आगे जाने पर उसे भी वही पुतला मिलता है जो राम को मिला था। वो पुतले को उठा लेती है और तभी एकाएक चीखती है और उसके चीखने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ महीने बाद का समय देखते हैं और हमें एक मारी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो पेशे से तो फॉरेस्ट गार्ड है, लेकिन वो पार्ट टाइम गाइड का भी काम करता है। जो लोग जंगल में घूमने आते हैं उनकी हेल्प करता है एज ए गाइड। जब वो अपने बॉस से मिलता है तो उसको बताता है कि उसके कुछ फ्रेंड जंगल में घूमने आ रहे हैं, तो तुम उनकी मदद करना। अब जब मारी अपने घर से निकल रहा होता है तभी उसकी बेटी उसको रोक लेती है और बोलती है कि पापा मुझे मूवी देखने जाना है। तो बोलता है कि बेटा आज तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही मूवी दिखाने ले जाऊंगा। तभी उसकी बेटी एक ताबीज लेकर आती है और मारी के गले में डालती है और उसको बोलती है आप इसे हमेशा पहने रखना। अब हम उन 5 दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में घूमने आए थे। उनका नाम है चरण, मीना, सेतु, चारू और जेरी। जब मारी उन लोगों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है तभी एक और ड्राइवर रास्ते में मारी से मिलता, वो मारी को हाय बोलता है। अभी वो लोग जंगल में एंट्री करने वाले ही थे तभी मारी को उसके वाइफ का कॉल आता है। तो मारी की वाइफ उससे पूछती है कि तुमने वो ताबीज पहन रखी है ना? तो मारी बोलता है हाँ। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मारी उन लोगों से बोलता है कि देखिए जंगल के अंदर तो नेटवर्क मिलेगा नहीं, तो अगर आप लोगों को किसी को कॉल करना है तो अभी कर लीजिए। तो उन 5 में से एक लड़की जिसका नाम मीना है वो मारी से बोलती है कि तुम एक फॉरेस्ट गार्ड हो और तुम्हें सरकार की तरफ से वॉकी टॉकी भी मिली होगी। अगर इमरजेंसी केसेस में जंगल के अंदर मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता है तो तुम अपने वॉकी टॉकी से बात तो कर ही सकते हो। तो मारी बोलता है सॉरी, वो वॉकी टॉकी मुझे सरकारी काम के लिए मिला है और जबकि मैं आप लोगों को अनऑथराइज्ड तरीके से जंगल में घुमाने ले जा रहा हूँ, तो उस टाइम मैं वॉकी टॉकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मारी जंगल में एंट्री करने से पहले अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और प्रे करता है। तो मीना मारी को ऐसा करते देख हंसने लगती है। अब जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी नदी मिलती है। तो मीना और चारू पानी में उतर जाती हैं और जोर जोर से शोर मचाने लगती हैं। तो मारी उन्हें मना करता है कि ज्यादा शोर करना अच्छी बात नहीं है, यहाँ कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। ये बात मीना को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि वो एक फॉरेस्ट गार्ड होकर उसे बार बार रोक रहा है। खैर सीन आगे बढ़ता है। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जगह पर एक रास्ता लकड़ियों से ब्लॉक मिलता है। तो चारू और सेतु आगे बढ़कर उन लकड़ियों को हटाने लगते हैं। तो मारी उन्हें मना करता है। वो बोलता है यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और आप लोगों को उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सेतु और चारू उसकी बातें नहीं सुनते। जब वो लकड़ियों को हटाते हैं तो देखते हैं उनके सामने 5 घंटियां लटकी होती हैं।
तो सेतु उन सब घंटियों को नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही नीचे गिरती हैं, एक अजीब सी तेज आवाज वहाँ गूंजती है। सब लोग अपने कान पे हाथ रख लेते हैं। ये सब होने के बाद मारी बहुत नाराज होता है। वो बोलता है अब इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा। वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है तो चरण उसे रोकता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी चारू अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। जब वो आगे बढ़ रही होती है तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। चारू पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो आवाज को फॉलो करते हुए बिल्कुल एक खाई के किनारे पहुँच जाती है। अभी वो गिरने वाली थी तभी वहाँ मारी आ जाता है। वो चारू को पकड़कर खींच लेता है और चारू पर नाराज भी होता है। अब वो सब जब वापस जा रहे होते हैं तभी चारू को दोबारा वो आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं पेड़ के पीछे एक शैतानी हाथ को। अब उसके बाकी साथी उससे पूछते हैं कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रही थी। तो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी और मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। अब शाम हो जाती है तो वो लोग एक जगह पर रुककर अपना टेंट लगाते हैं। तो चरण और मीना वहीं बगल में पत्थर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चेरी उनको बातें करते देखता है, अपना कैमरा लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो फोटो क्लिक करने वाला था तभी मीना उसे देख लेती है। मीना वहाँ से भागने लगती है तो चरण, सेतु और चारू उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब चेरी दोबारा फोटो क्लिक करने वाला होता है तभी उसका चश्मा गिर जाता है। वो झुककर चश्मा उठाता है और जैसे ही सामने देखता है वो देखता है उसके सारे दोस्त वहाँ से गायब हो चुके थे। अब जेरी थोड़ा डरने लगता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है और बोलता है अरे भाई एक फोटो ही तो खींचनी थी। तभी हम देखते हैं उसके सारे फ्रेंड्स वहीं आसपास पेड़ के पीछे छिपे होते हैं। तभी जेरी को सामने के पेड़ के पीछे मीना दिखती है। वो फिर से कैमरा उठाता है और कैमरे का एंगल उस पेड़ की तरफ करता है और बोलता है मीना सामने आ जाओ, एक फोटो ही क्लिक करनी है। लेकिन तभी वो देखता है कि पेड़ के पीछे से एक शैतानी चेहरा बाहर आता है और ये देखकर चेरी की तो हालत पतली हो जाती है। वो डरते हुए उस पेड़ के पास जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं होता। तभी एकाएक उसे दूसरे पेड़ के पीछे चारू दिखती है। अब चेरी डरता हुआ आगे बढ़ता है और चारू को आवाज लगाता है और चेरी जैसे ही पेड़ के पास पहुँचता है एक शैतानी हाथ पेड़ के अंदर से बाहर आता है और जेरी के पैर को पकड़कर खींच देता है। जेरी गिरता है और तभी उसके चारों दोस्त पेड़ों के पीछे से बाहर आते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तू डरपोक है। तो चेरी बोलता है नहीं भाइयों, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने यहाँ कुछ देखा है और मारी भी हमें शुरुआत से यही बताता आ रहा है कि ये जंगल बाकी जंगलों से अलग है। तो सेतु उसका मजाक उड़ाता है। तो जेरी अपने पैर पे पड़े उन निशानों को दिखाता है तो हम देखते हैं कि चेरी के पैरों पर अंगुलियों के निशान बने थे और देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ की स्किन जल गई हो। वो बताता है कि पेड़ के पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा था और जिसकी वजह से मेरे पैरों पर ये निशान बन गया है। दोस्तों अगर अभी भी आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जेरी उनको बोलता है कि मैंने सचमुच वहाँ कुछ देखा था। तो सेतु उस पर फिर से हंस। तो चेरी बोलता है अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता तब तुम्हें समझ में आती बात। तो सेतु बोलता है ठीक है, मैं जंगल के अंदर जाता हूँ और अकेले ही घूम कर आता हूँ और वहाँ मैं फोटो भी खींचूंगा एज ए प्रूफ तुम्हें दिखाने के लिए मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। तो सेतु के साथ चारू भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब सेतु और चारू दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और वो रास्ते में पेड़ों पर लाल कलर के कपड़े भी बांधते हैं ताकि वो रास्ता न भटक जाए। तभी चारू को जंगल में एक घर दिखता है तो सेतु से बोलती है कि चलो देखते हैं उस घर के अंदर क्या है। जब वो घर के अंदर जाते हैं और तो हम देखते हैं घर के अंदर अजीब डिमोनिक मूर्तियां रखी हुई थी और वो काले कलर का पुतला पपेट जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो पेड़ के अंदर से बाहर निकला था वो भी वहीं पर होता है। और उस घर के माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये घर सालों से बंद पड़ा हो। तो वहीं सेतु को घर में एक बेसमेंट मिलता है तो चारू से बोलता है मैं जरा बेसमेंट के अंदर देख कर आता हूँ यहाँ क्या है। और इधर चारू पूरे घर के फोटो निकालने लगती है। वो उस पपेट को उठाती है और सेल्फी लेने जाती है, लेकिन तभी उसे अपने कैमरे में उसके पीछे एक डरावनी औरत दिखती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो औरत गायब हो जाती है। अब ये देखकर चारू की तो हालत खराब हो जाती है। अब चारू घर से बाहर देखती है तो उसे पेड़ों के पास वही डरावनी औरत खड़ी दिखती है और तभी सेतु आ जाता है। तो सेतु को बताती है कि मैंने यहाँ पर एक डरावनी औरत देखी, लेकिन सेतु बोलता है मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा। जब काफी देर तक चारू और सेतु वापस नहीं आते तो मारी बोलता है कि काफी देर हो गई और वो लोग वापस नहीं आए, हमें उन्हें देखना चाहिए। जब मारी जाने लगता है तो चरण बोलता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब चरण और मारी उन दोनों को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं तो आगे उन्हें वहाँ चारू मिलती है जो पत्थर के ऊपर लेटी हुई थी और चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसको ऐसा देख चरण डर जाता है। वो भागकर उसके पास जाता है और चारू को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी चारू एकाएक आंखें खोलती है और हंसने लगती है और सेतु भी वहीं पीछे छिपा होता है, वो भी बाहर आ जाता है। अब वो दोनों चरण पर खूब हंसते हैं और चरण को बोलते हैं कि तू भी डर गया। अब चरण, मारी, सेतु और चारू
चारू वापस आते हैं। अब मारी और चरण आगे चल रहे होते हैं और चारू और सेतु पीछे होते हैं। जैसे ही वो लोग अपने कैंप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं चारू सामने बैठी होती है और काफी डरी होती है और सेतु भी वहीं खड़ा होता है। वे वहाँ देख मारी और चरण हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी ये दोनों उनके पीछे आ रहे थे तो एकाएक आगे जाकर बैठ कैसे गए। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं होता है। तो जेरी उन्हें बताता है कि चारू को जंगल में एक डरावनी औरत मिली जिसकी वजह से चारू बहुत डर गई है। तो चरण बोलता है कि मारी सही था, वो शुरू से ही हमें बता रहा था कि ये जंगल सुरक्षित नहीं है और हमें उन जगहों पर तो कतई नहीं जाना चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हम लोगों ने मारी की एक नहीं सुनी और वो गलतियां की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो वही मारी डरी हुई आवाज में बोलता है, लगता है पेची बाहर आ गई है। तो वो लोग मारी से पूछते हैं ये पेची कौन है। तो मारी बताता है ये काफी समय पहले की बात है। इस गाँव में एक औरत रहती थी जो काफी संपन्न परिवार से थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी हमेशा जादू टोने में रही। फिर वो केरला गई और वहाँ उसने ब्लैक मैजिक सीखा और कुछ सालों बाद वह कुछ लोगों के साथ वापस इस गांव में आ गई और फिर वो इस सुनसान जंगल में एक घर बनाया और यहीं रहने लगी। और वो अपने राक्षसी देवताओं को खुश करने के लिए समय समय पर रिचुअल करती रहती थी। लेकिन बाद में उसने नर बलि देना शुरू किया और एकाएक गाँव के बच्चे गायब होने लगे। लेकिन गाँव वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एकाएक गाँव से बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी एक दिन एक गाँव वाले ने देखा कि पेची के साथ काम करने वाला एक आदमी एक बच्चे को जमीन में दफना रहा था। वो ये बात जाकर गांव में सबको बताता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और पेची को मारने का फैसला करते हैं। वो लोग पेची के घर आते हैं और उनमें से दो उस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं पेची अपने ब्लैक मैजिक से उन दोनों को मार देती है। अब गाँव वाले डर जाते हैं और वापस गाँव में जाते हैं। अब गाँव वाले एक संत बाबा से मिलते हैं तो बताते हैं कि पेची को सामने से नहीं मारा जा सकता, उसने अपने डिमोनिक गॉड को खुश करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं। तो गांव वाले उस संत बाबा की मदद से पेची को पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं। तो संत बाबा पेची की आत्मा को एक लकड़ी के पुतले में बांध देते हैं और उस पुतले को ले जाकर जंगल में एक कील के द्वारा एक पेड़ में लटका देते हैं और उसकी डेड बॉडी को वही जंगल में दफना दिया जाता है। और उस एरिया के मुख्य द्वार पर वो घंटियां बांध दी जाती हैं और उन्हें मंत्रों से बांध दिया जाता है ताकि पेची की आत्मा कभी उस एरिया से बाहर ना आ पाए। और वहीं एक बोर्ड भी लगाते हैं जिस पर चेतावनी लिखी होती है कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ आना मना है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये जंगल खतरनाक है। अब वो सब जंगल को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन तभी जेरी को उसका कैमरा याद आता है जो जंगल में छूट गया था। तो मारी से रिक्वेस्ट करता है कि मारी उसके साथ चले और उसका कैमरा लाने में उसकी मदद करे। तो जेरी देखता है उसका कैमरा पेड़ की डाली पर रखा होता है। वो जाकर अपना कैमरा कलेक्ट करता है, चेक करता है तो देखता है उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो रिकॉर्डिंग में जेरी की तस्वीर तो आती है लेकिन मौरी की नहीं। और तभी उसे मौरी के पीछे एक और मौरी खड़ा हुआ दिखता है और पीछे वाला मौरी और वो हाथ से इशारा करके बोलता है कि आगे वाला मैं नहीं हूँ और ऐसा इशारा करके मारी वहाँ से भाग जाता है। अब जेरी मारी को धक्का दे करके दूसरे साइड भागता है और ये मौरी चिल्लाता है कि सर उधर मत जाओ, खतरा है। अब जंगल में मरे हुए लोगों के घोष जेरी को डराने लगते हैं। कभी उसे राम दिखता है तो कभी वो काला पुतला। और फिर जेरी भागता हुआ वही पेची के घर के अंदर पहुँच जाता है और तभी एकाएक उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है और जेरी के सामने पेची आ जाती है। और फिर जेरी जोर से चीखता है और जेरी के चीखने की आवाज जंगल में सब तरफ गूंज। तो मौरी भी चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चरण भाग कर जाता है। तो चरण को मौरी मिलता है और बताता है कि मेरे मना करने के बाद भी जेरी उल्टी दिशा में भाग कर गया। अब वो दोनों जेरी को ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक पुराना कैंप मिलता है जिसके अंदर सामान रखे हुए थे और एक कैमरा भी था। जब वो लोग कैमरे को देखते हैं तो हम देखते हैं उस कैमरे में राम और उसके वाइफ की तस्वीरें थी और एक रिकॉर्डिंग वीडियो भी होता है जिनमें वो देखते हैं पहले एक काली शक्ति राम को मारती है और फिर वही उसके वाइफ को भी मार देती है और मरने से पहले दोनों के हाथ में वो काले कलर की गुड़िया होती है। और उस वीडियो में दो लोगों को मरता देख चरण और मौरी कांप जाते हैं। वो दोनों वापस कैंप में आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अभी वो बाहर जाने का प्लान बना ही रहे थे तभी हम देखते हैं चारू जंगल के अंदर जाने लगती है। तो चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं लेकिन चारू थोड़ी दूर जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पेची की आत्मा आ जाती है और चारू को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब वो चारों वहाँ से भागना शुरू करते हैं लेकिन भागते हुए बीच में मौरी उन लोगों से अलग हो जाता है और तभी मौरी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वहाँ पेची आ जाती है। लेकिन मौरी के गले में ताबीज होता है तो पेची उसे चाहते हुए भी नहीं मार सकती थी। पेची उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम चरण, मीरा और सेतु को देखते हैं। वो भागते भागते वहीं पेची के घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी एकाएक मीना वहाँ से
गायब हो जाती है। जब वो देखते हैं मीना पेची के घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है और एकाएक पेची की आत्मा मीना को भी खींच ले आती है। यह देख सेतु डरकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चरण पेची के घर के अंदर जाता है मीना को बचाने के लिए। सेतु जंगल में भागता हुआ जा रहा होता है, तभी उसके सामने जेरी आ जाता है। जेरी घायल होता है तो सेतु उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है वो जेरी नहीं, वो पेची की आत्मा होती है जो सेतु को वहीं मार देती है। और इधर हम देखते हैं मीना बेहोश हो जाती है तो चरण उसको संभालता है। अब रास्ते में उन्हें मारी मिलता है और उन दोनों को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन चरण कंफ्यूज होता है कि ये सचमुच में मारी ही है या वो आत्मा है। तो मारी उसे अपना ताबीज दिखाता है और बताता है इस ताबीज की वजह से मैं बचा हुआ हूँ और आप लोग मेरा हाथ पकड़ के भागो ताकि वो आत्मा आप लोगों को नुकसान न कर सके। अब वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हैं, लेकिन तभी रास्ते में मीना को ठोकर लगती है और मीना वहीं गिर जाती है। और जब तक मीना दोबारा चरण का हाथ पकड़ती, वो पेची की आत्मा वहाँ आती है और मीना को ले जाती है। अब चरण मीना को बचाने के लिए जाता है, लेकिन मारी उसे रोकता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। फाइनली चरण मारी को धक्का देकर जंगल में दोबारा जाता है तो चरण को अलग अलग घोष दिखने लगते हैं। वो उसे डराते हैं और तभी पेची की आत्मा भी आ जाती है, लेकिन चरण देखता है वो लोग उसके पास नहीं आ रहे थे। जब वो ध्यान देता है तो देखता है कि मारी के गले का वो ताबीज उसके जैकेट में फंसा हुआ था। अब चरण वो ताबीज अपने हाथों में लेता है और जंगल से भागता हुआ बाहर आने की कोशिश करता है। तो रास्ते में उसे मारी की डेड बॉडी मिलती है। मारी की डेड बॉडी देखकर चरण बहुत रोता है और पछताता भी है कि उसकी गलती की वजह से मारी मारा गया। अब वो जंगल से बाहर आ जाता है तो उसे एक गाड़ी दिखती है। जब गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी के अंदर वही ड्राइवर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन जैसे ही चरण गाड़ी के अंदर बैठना चाहता है तो देखता है मीना वहाँ होती है और मीना को देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है वो ड्राइवर चरण के मुंह पर एक मुक्का मारता है। चरण वहीं बेहोश हो जाता है। जब चरण को होश आता है तो अपने आप को पेची के घर में बंधा पाता है और उसके सामने वो ड्राइवर जिसका नाम ठग है वो खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं उस घर में उस ठग के साथ मीना भी होती है, यानी कि मीना और ठग दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं मीना उस स्पिरिट पेची की ही वंशज है और उसने जानबूझकर चरण, सेतु, चारू और जेरी से दोस्ती की, क्योंकि जब राम ने उस पेड़ से उस लकड़ी के डाल को तोड़ा था और तभी पेची की आत्मा आजाद हो जाती है। और मीना की दादी जो कि पेची के ही खानदान से थी, वो उसको बताती हैं कि जो रिचुअल पेची कर रही थी उसको पूरा करने के लिए 13 और नरबली की जरूरत थी, लेकिन उससे पहले ही पेची को मार दिया गया। तो वो रिचुअल उस समय पूरा नहीं हो पाया था जिसे अब हमें पूरा करना होगा। तो इसलिए मीना उन सबको अपने दोस्ती के जाल में फंसाकर उस जंगल में ले जाती है और एक एक करके पेची की आत्मा उन सब लोगों को मारकर उनकी बलि चढ़ा देती है और उन्हीं के साथ में मारी भी मारा जाता है। तो अब तक पेची की आत्मा दोबारा जागने के बाद 6 लोगों की नरबली चढ़ा चुकी थी और 7 लोगों का अभी भी बाकी था। और टू बी कंटिन्यू के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।